हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। तो आपको सब्जेक्ट का नाम दिख रहा है नेटवर्क एनालिसिस। आई होप आपका ये सभी का फेवरेट सब्जेक्ट हो चुका होगा, और नहीं हुआ है तो डेफिनेटली जैसे जब हम धीरे धीरे आगे और बढ़ेंगे, जब ये कंप्लीट होगा उसके बाद आप फील करेंगे कि हाँ, नेटवर्क एनालिसिस हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है। ओके, बट मुझे लगता है कि शायद अभी तक आपका ये फेवरेट सब्जेक्ट बन चुका होगा। अभी तक हमने दो मॉड्यूल स्टडी किए, मॉड्यूल नंबर 1 एंड मॉड्यूल नंबर 2। मॉड्यूल नंबर 1 पे हमने स्टडी किया था बेसिक्स ऑफ नेटवर्क्स, एंड मॉड्यूल नंबर 2 पे हमने स्टडी किया था नेटवर्क थ्योरम्स। ये सभी क्लासेस हमारी लाइव क्लासेस के फॉर्म पे कंडक्ट हुई थी। आज के क्लास में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मॉड्यूल नंबर 3, एंड मॉड्यूल नंबर 3 हमारा आज ये आपका रिकॉर्डेड क्लास के फॉर्म पे आपको मिलेगा। ठीक है, अगर अभी कुछ टाइम इवनिंग के टाइम मींस आप सभी मोस्टली कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, तो आपका मुझे ऐसा लगता है कि आप मॉर्निंग पे या इवनिंग पे फ्री हैं, एंड इन दैट टाइप एक्चुअल पे मैं ऐप के क्लासेस पे बिजी हूँ, इसलिए मैंने इस क्लासेस को भी रिकॉर्ड के फॉर्म पे जस्ट कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, बट अगर फिर भी आपके कमेंट समय मिलते हैं, आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है, सो हम आगे फर्दर इसे लाइव में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कमेंट करिए, आपको वैसे रिकॉर्डेड में कोई भी इशू नहीं होगा, ऑल अगेन यू विल एंजॉय। ओके, आपको जो भी डाउट्स आता है आप नीचे कमेंट पे भी पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो भी लगता है यू कैन पोस्ट एनीथिंग इन कमेंट। ओके, सो आज की क्लास में मैं कंटिन्यू करने वाला हूं हमारा मॉड्यूल नंबर 3। हमारा क्या है, मॉड्यूल नंबर 3। एंड मॉड्यूल नंबर 3 का आप नाम देखेंगे, सो हमने जो नाम वहां पे यूज किया है, ठीक है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में इस टॉपिक का नाम डिफरेंट होता है। सो मैंने यहाँ पे एक जनरल नाम रखा है, क्या, सॉल्यूशन ऑफ नेटवर्क सॉल्यूशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर नेटवर्क। सो हमारा जो मॉड्यूल नंबर 3 है, ये एग्जैक्टली क्या है, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर नेटवर्क, फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर नेटवर्क। ठीक है, सो दिस इज द सेकेंड टॉपिक। सो हमें एग्जैक्टली यहाँ पे क्या करना है, किसी भी नेटवर्क का, वो फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकता है, सेकेंड ऑर्डर भी हो सकता है, हमें क्या निकालना है, उसका सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो इन जनरल फर्स्ट ऑर्डर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर में यू विल गेट आरएल सर्किट और यू विल गेट आरसी सर्किट। फर्स्ट ऑर्डर पे हमें क्या मिलेगा, वन एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होगा, या इंडक्टर होगा या कैपेसिटर होगा, रेसिस्टर एवरीवेयर प्रेजेंट होगा, इसलिए हमने बोला आरएल या आरसी। ठीक है ना। अगर हम सेकेंड ऑर्डर की बात करें, सो सेकेंड ऑर्डर नेटवर्क में आपको यहाँ क्या मिल जाएगा, आरएलसी। सेकेंड ऑर्डर नेटवर्क में आपको क्या मिल जाएगा, आरएलसी। या आप देखेंगे कुछ नेटवर्क में दो इंडक्टर लगे होंगे, कुछ नेटवर्क में दो कैपेसिटर लगे होंगे, उस केसेस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां अभी हम मैं उसे किसी टॉपिक में नहीं डाल रहा हूं, अभी जस्ट मैं इन जनरल लिख रहा हूं, इफ टू इंडक्टर एंड टू कैपेसिटर आर इन नेटवर्क। ठीक है, और यू कैन से आर प्रेजेंट इन द नेटवर्क। तो अगर दो इंडक्टर और दो कैपेसिटर है, तो क्या वो फर्स्ट ऑर्डर पे जाएगा या फिर वो सेकेंड ऑर्डर पे चले जाएगा। मुझे ऑर्डर से मतलब नहीं है, मुझे एग्जैक्टली नेटवर्क के सॉल्यूशन से मतलब है। क्लियर है हमारा पॉइंट। ठीक है, बट आप सोचेंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट पे जरूर लिखेंगे कि अगर किसी नेटवर्क में दो इंडक्टर है, किसी नेटवर्क में दो इंडक्टर है, सो वो फर्स्ट ऑर्डर नेटवर्क होगा या सेकेंड ऑर्डर नेटवर्क होगा। सिमिलरली फॉर द टू कैपेसिटर, सो आप कमेंट पे क्लियरली लिखेंगे टू इंडक्टर और टू कैपेसिटर इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर नेटवर्क और सेकेंड ऑर्डर। कमेंट पे आप ऐसे लिखेंगे कि टू एल और टू सी, और इसके आगे लिखेंगे दिस इज फर्स्ट ऑर्डर नेटवर्क और सेकेंड ऑर्डर नेटवर्क, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर नेटवर्क और सेकेंड ऑर्डर नेटवर्क। दोनों में से क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, तो अभी इन जनरल मैंने बोला फर्स्ट ऑर्डर में वन एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होगा, सेकेंड ऑर्डर में एक से ज्यादा, सेकेंड ऑर्डर मतलब दो, थर्ड ऑर्डर में 3, सेकेंड ऑर्डर में 2 नंबर ऑफ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होंगे। तो एक को मैंने इंडक्टर बोला और एक को मैंने कैपेसिटर बोला, बट दो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट इंडक्टर भी दोनों हो सकते हैं, कैपेसिटर भी दोनों हो सकते हैं। उस केसेस को आप क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर या सेकेंड ऑर्डर या दोनों में से कुछ भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू देयर कनेक्शंस। ठीक है, क्लियर। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट पे जरूर देंगे। क्लियर, तो चलिए, तो यहां एग्जैक्टली हम क्या करने वाले हैं,
हम यहाँ पे कुल मिला के हमारा टॉपिक है कि सॉल्यूशन ऑफ आरएल नेटवर्क, आरसी नेटवर्क एंड आरएलसी नेटवर्क। ठीक है, अब इंडक्टर एक से ज्यादा हो सकता है, कैपेसिटर एक से ज्यादा हो सकता है, रजिस्टर एक से ज्यादा हो सकता है। क्लियर है, हमें नंबर ऑफ आर, नंबर ऑफ एल और नंबर ऑफ सी से कोई मतलब नहीं है। सो ये टॉपिक एग्जैक्टली क्या हो गया, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन ऑफ आरएल नेटवर्क, सॉल्यूशन ऑफ आरसी नेटवर्क एंड सॉल्यूशन ऑफ आरएलसी नेटवर्क, हमें ये तीनों यहाँ पे सॉल्व करना है। क्लियर है, अब सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये आएगा कि सर यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर नेटवर्क, मतलब सॉल्यूशन ऑफ आरएल, आरसी, आरएलसी नेटवर्क, यहाँ हमारी जो सप्लाई होगी वो क्या होगी। ठीक है, सो ये क्लियर है, आपको इन तीनों कैटेगरी सर्किट का सॉल्यूशन निकालना है। इस टॉपिक को सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करेंगे कि ये टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है एग्जैक्टली। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आप जब भी एग्जाम पे क्वेश्चन को पिक करेंगे, सबसे पहले आप ये सोचेंगे कि ये किस कैटेगरी का क्वेश्चन है, उससे आपका क्वेश्चन का आंसर आपको विजिबल, ये अप्रोक्सीमेट ये होगा, इतना पता चल जाएगा और इजीली आप उसे सॉल्व कर लेंगे। सो ये टॉपिक जनरली बच्चों को इसीलिए टफ लगता है। जनरली आप इस टॉपिक का नाम ट्रांजिएंट भी बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट्स। ट्रांजिएंट्स में टाइम डोमेन पे जब हम, ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है, जब हम टाइम डोमेन पे कैलकुलेशन निकालते हैं। ठीक है, तो आप इस टॉपिक को ट्रांजिएंट बोलते हैं और आप कहते हैं कि सर सबसे टफ टॉपिक नेटवर्क एनालिसिस में ट्रांजिएंट्स है, बट ये सबसे आसान है। क्या है, सबसे आसान है। दिस इज बेसिक मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि हमसे जो क्वेश्चन की कैटेगरी है वो किस कैटेगरी का नेटवर्क गिवन है और हम कौन सा अप्रोच लगाएंगे। ठीक है, सो ये आपको क्लियर, टॉपिक का नाम मैंने मॉडिफाई कर दिया, RL, RC and RLC network, number of R, number of L and number of C can be more than one also। ठीक है, यहाँ L आपका एक से ज्यादा हो सकता है, C एक से ज्यादा हो सकता है, यहाँ L एक से ज्यादा हो सकता है, C एक से ज्यादा हो सकता है। बट एक चीज ध्यान रखेंगे, मोस्ट ऑफ द केसेस में, मोस्ट ऑफ द मीन्स मोर देन 95% केसेस में सिंगल L या सिंगल C कैपेसिटर और यहां सिंगल एल और सिंगल कैपेसिटर ही होता है, बट एक से ज्यादा भी पॉसिबल था। क्लियर ना, अब हम यहां पे बात करते हैं हमारी सप्लाई। यहां सोर्स क्या होगा, विच वन इज द सोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक आरएल सर्किट को आप कौन सा सोर्स दे रहे हैं, एक आरसी सर्किट को आप कौन सा सोर्स दे रहे हैं, एक आरएलसी सर्किट को आप कौन सा सोर्स दे रहे हैं। ठीक है, सो यहां पे हमारा सोर्स क्या हो सकता है, तो आप सोर्स देखेंगे। सोर्स सबसे पहले मैं पहला सोर्स लेता हूं, नंबर 1। फर्स्ट सोर्स अगर है हमारा डीसी, क्या ले लेता हूं मैं, डीसी। अब ये डीसी वोल्टेज है या डीसी करंट है। डीसी को आप चाहे तो कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहीं 5 वोल्ट लिखता हूं, इसका मतलब होगा कि ये हमेशा 5 वोल्ट था फ्रॉम एनी टाइम, ये टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है। बट अगर मैं आपको बोलता हूं 5 UT, इसका मतलब ये सोर्स आपका कांस्टेंट है, बट ये जीरो के बाद है, बट ये जीरो के बाद है। क्लियर है, सो पहला मेरा यहां या तो डीसी हो या तो कांस्टेंट हो। क्लियर है, सो डीसी और कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है, आपका एक मैंने बोला ये डीसी और यहाँ कांस्टेंट, बट ये टाइम पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे ये कांस्टेंट है जिस टाइम के लिए, अदरवाइज नहीं है, अदरवाइज जीरो है। क्लियर है, कांस्टेंट है। ऐसा भी हो सकता था जीरो के पहले ये कुछ और हो, ऐसा 2 वोल्ट, और जीरो के बाद क्या हो गया 5 वोल्ट। क्लियर, बट कांस्टेंट है, ये टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है, एक पॉइंट पे खाली चेंज हो रहा है। क्लियर है, सो या तो यूटी का फॉर्म मिले आपको या तो कांस्टेंट डीसी के फॉर्म पे मिले, इन बोथ द केस आपका एक सोर्स हो सकता है। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपका वोल्टेज भी हो सकता है और ये आपका करंट भी हो सकता है। क्या हो सकता है, वोल्टेज भी हो सकता है और करंट भी हो सकता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, सो अगर आरएल सर्किट में आप सप्लाई वोल्टेज देते हैं डीसी और आरएल सर्किट में अगर आप डीसी करंट देते हैं दोनों, तो क्या होगा इंडक्टर के क्रॉस, ये मेरा पहला क्वेश्चन होगा। सिमिलरली कैपेसिटर, तो मैं दोनों वोल्टेज एंड करंट अप्लाई करके चेक करूंगा कि उस सर्किट का परफॉर्मेंस क्या होने वाला है। सेकेंड अगर हम बात करें, फॉर t ग्रेटर देन 0, फॉर t ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 मींस किसी टाइम 0 के बाद उस सर्किट से आपने सोर्स हटा दिया, तो मैं इसे बोलता हूं सोर्स फ्री। सोर्स फ्री, क्या बोलता हूं, सोर्स फ्री। क्लियर है,
सेकेंड, सोर्स ही नहीं है वहां पे। थर्ड कैटेगरी मैं यहां पे लेता हूं नंबर थर्ड। एक हमने डीसी लिया, अब हम बात करते हैं साइनोसॉइडल सोर्स। साइनोसॉइडल सोर्स में वोल्टेज भी हो सकता है, करंट भी हो सकता है, ठीक है। इट कैन बी साइन और इट कैन बी कोसाइन, क्लियर है ना। अब हम यहां एक और बात करते हैं, नंबर 4, एनी सिग्नल, एनी नॉन पीरियोडिक सिग्नल। अगर मैं बात करता हूं एनी नॉन पीरियोडिक सिग्नल, क्लियर, कोई भी सिग्नल लाइक एक्सपोनेंशियल, इम्पल्स, यूनिट स्टेप को मैंने यहां डाल दिया, क्लियर है। रैंप सिग्नल हो सकता है, इम्पल्स सिग्नल हो सकता है, कोई एक्सपोनेंशियल सिग्नल हो सकता है, एनी काइंड ऑफ सिग्नल। यहां एक और कैटेगरी में लेता हूं, देखेंगे नंबर 5, नंबर 5th कैटेगरी मैं यहां लेता हूं एक पीरियोडिक सिग्नल, ठीक है। बट पीरियोडिक में आपने साइनोसॉइडल ले लिया है, मींस नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक सिग्नल नॉन साइनोसॉइडल। क्या होगा अगर हम नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक सिग्नल लेते हैं किसी आरएल सर्किट, आरसी एंड आरएलसी, तो व्हाट कैन बी हैपन इन द सर्किट, क्लियर है। जनरली यहाँ पे बच्चे हम अभी तक ये डीसी पढ़ते हैं, और यहां हम ये 0 ग्रेटर के लिए सोर्स फ्री पढ़ते हैं एंड साइनोसॉइडल पढ़ते हैं। 3 टॉपिक जनरली हम स्टडी करते हैं, बट यहां पे हम बहुत स्पेसिफिक हैं। ये जो आपका वोल्टेज सोर्स है, ये सोर्स हम एक आरएल सर्किट के क्रॉस, सीरीज आरएल सर्किट के क्रॉस क्या लगाते हैं, वोल्टेज। ये आप आरएल सर्किट के क्रॉस, और एक आरसी सर्किट के क्रॉस भी आप क्या लगाते हैं, वोल्टेज सोर्स। यहां हम करंट सोर्स की बात नहीं करते, या एक ही सोर्स की बात करते हैं, दूसरे सोर्स की बात नहीं करते, ठीक है। तो ये मैं अभी बात करने वाला हूं कि आरएल सर्किट में वोल्टेज लेंगे तो क्या होगा, बट अगर करंट ले लेंगे तो क्या चेंजेस आ जाएगा, सिमिलरली आरसी सर्किट में, ठीक है। इतना क्लियर है। सो थोड़ा सा हमें आइडिया होना जरूरी है कि एग्जैक्टली हम यहाँ पे कौन कौन से कैटेगरीज के सोर्स लगा सकते हैं, किसी भी कैटेगरी के सोर्स लगा सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ एक स्टैंडर्ड फार्मूला पढ़ लेते हैं और उसे लगा देते हैं, बट वो फार्मूला कहाँ पे लगेगा और कहाँ पे नहीं लगेगा, वी हैव टू मोर फोकस ऑन दिस पॉइंट। इसलिए बेटर है कि आप फार्मूले रटने के बजाय आप पहले उसे सॉल्व करना सीखें, ठीक है। आप पहले उसे सॉल्व करना सीखें, इतना क्लियर है। अब तो सोर्सेस, मेरा कहना, मैंने जस्ट आपको 5 एग्जांपल दिए और इन सब में वोल्टेज करंट हो सकता है। अब मैं कहता हूं सोर्स कैन बी एनीथिंग। आपको सर्किट का परफॉर्मेंस समझ में आना चाहिए कि सर्किट काम कैसे करती है, क्या है आरएल, आरसी और आरएलसी, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, ओके ना। तो अब इसे मैं रिमूव करता हूं और मेरा कहना व्हाट कैन बी सोर्स, तो मेरा आंसर है सोर्स कैन बी एनीथिंग, ठीक है। तो जस्ट मैंने कुछ एग्जांपल बताया आपको, इनमें से कुछ भी पॉसिबल है सोर्स में, ठीक है। अब मैंने बोल दिया कि सोर्स कुछ भी हो सकता है, आपको सर्किट को प्रॉपर्ली सॉल्व करना आना चाहिए। तो सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले फंडामेंटल क्लियर होना जरूरी है। सो अब सॉल्व करेंगे कैसे, तो अगर मैं बोलता हूं सोर्स क्या हो सकता है, एनी सोर्स, एनी काइंड ऑफ सोर्स कैन बी पॉसिबल हियर। तो अपने दिमाग से हटा दीजिए कि डीसी होगा, नो, ठीक है। इट कैन बी एनीथिंग, ओके। नाउ सेकंड, अब अगर मैं बात करता हूं सेकंड थिंग कि सर यहां आर एल और सी जो आपने लिया है, जो आर एल सी लिया है, क्या ये आर एल सी हमेशा कांस्टेंट होंगे। तो आइडियली अगर आप बात करें, इंडक्टर और कैपेसिटर को जनरली हम हमेशा कांस्टेंट ही लेके चलेंगे, रेसिस्टर भी हमेशा कांस्टेंट होता है, बट सम टाइम इस रसिस्टर को हम क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल के फॉर्म पे ले सकते हैं। सम टाइम दिस कैन बी आरटी। अगर मैं इसे आरटी ले लूंगा देन व्हाट विल हैपन, इसका मतलब अगर रेसिस्टर की वैल्यू टाइम के साथ सपोज चेंज हो रही है, उस केस में हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हम मान के चलते थे आरएलसी कांस्टेंट ही होता है, एल और सी को अभी मैं नहीं छेड़ने वाला हूं, वो कांस्टेंट होगा, बट आर समझ जाएंगे तो आप एल और सी को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड टारगेट है, ठीक है। ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। एंड नाउ द लास्ट, अब हम जो थर्ड पॉइंट यहां पे डिस्कस करने वाले हैं कि आप सॉल्व कैसे करेंगे, व्हाट इज द सॉल्यूशन, हाउ मेनी मेथड्स,
हाउ मेनी सॉल्यूशन मेथड्स, कितने मेथड्स हैं इसे सॉल्व करने के। क्लियर है। सो मैं इसे दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, दो पार्ट में। वन इज द टाइम डोमेन अप्रोच, टाइम डोमेन। क्लियर है। और सेकेंड मैं बोलता हूं लाप्लास, लाप्लास। ठीक है। सो जनरली फर्स्ट ऑर्डर अगर हमारे पास आरएल और आरसी है, सो हम उसे टाइम डोमेन से सॉल्व करते हैं। और अगर हमारे पास सेकेंड ऑर्डर है, सो आप उसे जनरली लाप्लास से सॉल्व करते हैं। बट ऐसा नहीं है, आप दोनों का फंडामेंटल क्लियर रखिए और क्वेश्चन पे सोचिए कि कौन सा मेथड आपके लिए ज्यादा आसान है। ठीक है। लाप्लास में आपको ऑलवेज लास्ट में इनवर्स लाप्लास निकालना होगा, हमेशा लाप्लास में आपको इनवर्स लाप्लास आना चाहिए, इनवर्स लाप्लास आपको आना चाहिए। इसकी नीड होगी एंड पार्शियल फ्रैक्शन, एंड पार्शियल फ्रैक्शन। आपको पार्शियल फ्रैक्शन में स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। क्लियर है ना इतना। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको आना चाहिए, लाप्लास में स्पेशली पार्शियल फ्रैक्शन, जिससे आप इनवर्स लाप्लास निकाल सकते हैं। बट मेरा गोल हमेशा होगा आई विल प्रिफर दिस, दिस इज माई फेवरेट। ठीक है, दिस इज माई फेवरेट। क्लियर। फर्स्ट ऑर्डर आसान होगा, सेकेंड ऑर्डर आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको लाप्लास में सर्किट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है यहां से हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम आएंगे टाइम डोमेन एनालिसिस पे। क्लियर है ना। अभी यहां पे जो मैंने बहुत सारे सोर्सेस लिखे थे, इसमें से एक सोर्स को आप यहां से हटा देंगे। कौन से सोर्स को? आप यहां से हटा देंगे साइनोसॉइडल को। किसको? साइनोसॉइडल को। और सेकेंड आपने एक लिखा था पीरियोडिक सिग्नल, एक आपने लिखा था पीरियोडिक सिग्नल। सो पीरियोडिक सिग्नल, पीरियोडिक सिग्नल अगर पीरियोडिक कांस्टेंट है, स्क्वायर वेव है, तो वो डिफरेंट हो जाएगा। बट अगर वो नॉन स्क्वायर वेव है तो डिफरेंट हो जाएगा। तो अभी हम साइनोसॉइडल एंड पीरियोडिक वेव, एनी पीरियोडिक सिग्नल को आप चाहें तो बाय यूजिंग फोरियर सीरीज साइनोसॉइडल के फॉर्म पे लिख सकते हैं, हार्मोनिक्स होंगी। सो आप उसे वापस साइनोसॉइडल के फॉर्म पे लिख सकते हैं। ठीक है। सो उन टॉपिक को हम लेटर डिस्कस करेंगे इन एसी सर्किट, इन एसी सर्किट, क्योंकि वहां पे जो आपका सोर्स बन जाएगा दैट विल बी एसी। सो यहां जो हम स्पेशली डिस्कस करने वाले हैं सोर्स फ्री नेटवर्क विथ सोर्स, विथ सोर्स में जब आपका डीसी सप्लाई होगा और नॉन साइनोसॉइडल सप्लाई होगा। क्लियर है, इतना क्लियर है। और किसी भी नेटवर्क को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका टाइम डोमेन और लाप्लास। अब आप मुझसे बोलेंगे कि सर इससे पहले हमने इतना सारा चीज पढ़ा, उसमें आपने ये क्यों यूज नहीं किया? क्योंकि इससे पहले हमने जितने नेटवर्क सॉल्व किए उनमें आपने देखा था कि हम कहीं इंडक्टर चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर चार्ज, इसकी हमने बात नहीं की। या तो हमने सीधा केसीएल केवीएल लगा के, केसीएल केवीएल लगा के अगर वहां एसी सप्लाई था तो हमने करंट या वोल्टेज निकाला। और आपने देखा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमने सॉल्व किए सब रेजिस्टिव नेटवर्क थे या डिपेंडेंट सोर्स। तो अभी तक आपने जितना सिलेबस पढ़ा मोस्टली वहां डिपेंडेंट सोर्स था और रेसिस्टर था। अब आप देखेंगे कि अगर नेटवर्क में एल और सी है तो एग्जैक्टली आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। सो यहां पे आप क्या पढ़ने वाले हैं? क्लियर। आप यहां तीन कैटेगरी की सर्किट लेने वाले हैं। कौन कौन सी? आरएल, आरसी और आरएलसी। इतना क्लियर है ना। नंबर ऑफ आरएलसी कैन बी एनीथिंग। ठीक है ना। इसको सॉल्व करने के लिए इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि आपके पास तीन कैटेगरी के नेटवर्क हैं, आरएल, आरसी एंड आरएलसी। क्लियर। इन्हें सॉल्व करने के लिए आपके पास दो मेथड हैं। पहला मेथड है आपके पास टाइम डोमेन, ऐसा आप लिखेंगे इसे टाइम डोमेन। एंड सेकेंड अप्रोच है हमारे पास लाप्लास, लाप्लास। ठीक है। कहां पे टाइम डोमेन पे जाना है और कहां पे लाप्लास पे जाना है। अगर आप इसमें एक्सपर्ट हो गए तो आप इसे डायरेक्ट लगा देंगे, आप इसे बार बार सॉल्व नहीं करेंगे। टाइम डोमेन का मतलब हमें यहाँ पे क्या यूज करना होगा? डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है। तो जब मैं ये टाइम डोमेन लिख रहा हूं इसका मतलब आपको यहाँ पे क्या यूज करना है? डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। इफ यू रिमेंबर माय लास्ट क्लास, मैंने आपको कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था होमवर्क आपको पढ़ने के लिए। आई होप कि आपने पढ़ लिया होगा। लाप्लास में भी अगर आप एक्सपर्ट हो जाएंगे सो आप यहाँ पे डायरेक्ट इसका रिजल्ट याद करके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। बट ये बहुत आसान नहीं होता है डायरेक्ट लगाना।
टाइम डोमेन पे हम डिफरेंशियल इक्वेशन याद कर लेंगे, सॉल्यूशन याद कर लेंगे और डायरेक्ट हम उस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला मेथड मैं स्टार्ट करता हूं लाप्लास। लाप्लास, ठीक है, अभी हम नेटवर्क सॉल्व नहीं करेंगे लाप्लास से, लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाएंगे कैसे ये हमें आना चाहिए। ठीक है, सो लाप्लास में इंडक्टर, रेसिस्टर, कैपेसिटर को लाप्लास में क्या लिखा जाता है ये आपको आना चाहिए। तो देखेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, अगर हमारे पास आर है, आर की यूनिट ओम होती है, तो आर को आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म लाप्लास डोमेन पे क्या लिखेंगे, अगेन ये आर ही होगा और इसकी यूनिट क्या होगी, ओम होगी। नाउ अगर हम यहाँ एल लेते हैं, एल की यूनिट क्या होती है, हेनरी, और अगर आप इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म पे लिखते हैं तो दिस इज रिप्रेजेंटेड एस एल, और एस एल की यूनिट क्या हो जाती है, दैट इज ओम। अगर आप सी लेते हैं, सी इन फैराड, सो सी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप क्या लिखते हैं, 1/SC, और इसकी यूनिट भी क्या होती है, ओम। इसका मतलब आप इसे कुल मिला के किस में कन्वर्ट करें, ओम पे। सिमिलरली अगर हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है, ये डीसी है, दिस इज डीसी, क्या है, डीसी, कांस्टेंट। सो कांस्टेंट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप सभी को पता है क्या हो जाएगा, V/S, क्या हो जाएगा, V/S। अगर हम यहाँ एक V ऑफ t लेते हैं, टाइम डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, अभी हमें नहीं पता Vt क्या है, Vt कैन बी साइनोसॉइडल, Vt कैन बी रैंप, Vt कैन बी इम्पल्स, जो भी होगा आप उसका लाप्लास निकालेंगे और इसे आप लिखते हैं Vs। क्लियर है। सिमिलरली अगर हमारे पास डीसी करंट आया है, दिस इज डीसी करंट मींस कांस्टेंट करंट, सो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या मिलेगा आपको, I का लाप्लास ट्रांसफॉर्म I/S। और सिमिलरली अगर आप स्मॉल it लेते हैं, ये टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है, इसका लाप्लास आपको क्या मिलेगा, हमें नहीं पता, तो ये आपको निकालना पड़ेगा। क्लियर है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, ut का लाप्लास आपको पता होना चाहिए, ut का लाप्लास आपको क्या हो जाएगा, 1/S। क्लियर। एंड नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए डेल टी, डेल टी का लाप्लास क्या हो जाएगा, दैट इज 1। डेल टी का लाप्लास आपको क्या मिलेगा, डेल टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या मिलेगा आपको, 1। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए सॉरी आर टी। नेक्स्ट अगर हम लेते हैं रैंप सिग्नल, नेक्स्ट अगर हम लेते हैं यहाँ पे रैंप सिग्नल, तो रैंप का आपको लाप्लास क्या मिलेगा, नेक्स्ट इज द रैंप 1/S²। क्लियर। रैंप को आप क्या लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट TUT। क्लियर है, क्या लिख सकते हैं, TUT। क्लियर, इतना आपको याद होना चाहिए। क्लियर है। और भी जब आप सिग्नल एंड सिस्टम पढ़ लेंगे तो किसी भी कैटेगरीज का अगर सिग्नल दिया जाए तो आप वो यहाँ पे लगा सकते हैं। मैं जनरली अभी इतने ही सिग्नल यूज करूंगा, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक सर्किट को लाप्लास डोमेन पे आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक सर्किट को लाप्लास डोमेन पे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूं इंडक्टर। इंडक्टर एल, अगर आपने देखा था एक इंडक्टर को आपने ऐसा रिप्रेजेंट किया था। क्लियर। यहां अगर करंट ILT है और अगर यहां वोल्टेज आपका इंडक्टर VLT है एंड दिस वैल्यू इज L। क्लियर। तो आपने क्या किया था, इफ यू रिमेंबर, हमने इसका इनिशियल करंट को बाहर कर लिया था, अगर आपको याद होगा कुछ ऐसा। क्लियर। और इंडक्टर इसे आपने L और इसके इनिशियल करंट को आपने यहां से बाहर कर लिया था लाइक दिस। ऑलरेडी ये हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। और दिस इज L, दिस करंट इज ILT, ये करंट ILT होगा, ये नहीं होगा, एंड दिस इज प्लस माइनस VLT। ऑलरेडी ये हमने स्टडी कर लिया है पहले, ओके ना। और दिस करंट को आप क्या लिखते हैं, IL0। क्या लिखते हैं, IL0, मतलब वो जीरो के पहले का करंट है टिल जीरो, और यहाँ जो करंट फ्लो होगा वो जीरो से जिस टाइम तक आप निकालेंगे उस टाइम तक का करंट होगा, और दोनों करंट को सम करेंगे तो क्या मिलेगा, ILT। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। अब मैं चाहता हूं आप इसे लाप्लास डोमेन पे कन्वर्ट करें। क्लियर। हमेशा इंडक्टर जब भी आप रिप्रेजेंट करते हैं, जब भी आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए। ठीक है, क्या चलते रहना चाहिए, कि उसका इनिशियल करंट क्या है। हम इस इंडक्टर को यहाँ पे ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं और हम इसे I0 ऐसा लिख देते हैं। इसका मतलब इसके पहले इसके अंदर कोई करंट स्टोर था कि नहीं था, ये आपको बताएगा। ठीक है, इस सर्किट को हम थोड़ा और इजी वे पे इस फॉर्म पे लिख सकते हैं। ठीक है, आप इस IL0 को ऐसा भी लिखते हैं हम कभी कभी I0। क्लियर। ये तो टाइम डोमेन पे ना। अब मैं चाहता हूं आप इस सर्किट को लाप्लास डोमेन पे कन्वर्ट करें। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। क्लियर है। टाइम डोमेन पे इंडक्टर को आपने करंट को बाहर खींच के ऐसे ड्रॉ किया। अब हम इसे लाप्लास डोमेन पे कन्वर्ट करते हैं तो देखेंगे क्या हो जाएगा,
हमारे पास एक इंडक्टर है, क्लियर है, और यहां हमारे पास एक करंट सोर्स है, ऐसा कुछ। क्लियर इतना? नाउ अगर आप इस VLT का लाप्लास निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? दिस इज VL ऑफ S लिख सकते हैं। यहां जो करंट है दैट इज कैपिटल IL ऑफ S। आपने एक चीज ध्यान दिया होगा, जब भी हम यहाँ स्मॉल it लिखते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, तो हम इसे कैपिटल I से रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं, ऐसा नहीं ऐसा ही लिखना है, बट दिस इज स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, आपको ये फॉलो करना चाहिए, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको कैपिटल कर दिया। इससे हमें समझ में आ जाता है कि आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला है, ठीक है ना। सिमिलरली अगर हम यहाँ इंडक्टर को रिप्लेस करते हैं तो L का लाप्लास LS, सभी वैल्यू को लाप्लास से कन्वर्ट कर दीजिए। सो ये आपको नहीं पता क्या है तो मैंने लिखा ILS, ये नहीं पता क्या है तो लिखा VLS। यहाँ जो करेंट कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट करेंट को आप क्या लिख सकते हैं, ये कांस्टेंट वैल्यू है, सो आप इसे क्या लिख सकते हैं, IL0। तो IL0 का लाप्लास क्या हो जाएगा, IL0/S। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, IL0/S, या फिर आप इसे I0/S लिख सकते हैं, ऐसा। यस, तो दिस इज ए लाप्लास डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडक्टर। बट ये हमारे लिए बहुत काम का नहीं है, ठीक है, ये हमारे लिए बहुत काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है? मैंने, इफ यू रिमेंबर, आपने पहले कुछ क्लासेस में मैंने बोला था कि जब सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म पे हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी एलिमेंट को, तो हम जनरली सीरीज रिप्रेजेंटेशन को जनरली यूज करते हैं। सो आप इसका क्या कर दीजिए, सीरीज रिप्रेजेंटेशन मतलब सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर दीजिए। सो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, सो आप यहाँ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं, यस डेफिनेटली लगा सकते हैं। सो अगर हम यहाँ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, सो आपको एक इंडक्टर मिलेगा और एक आपको यहाँ वोल्टेज सोर्स का फॉर्म मिलेगा। क्लियर है? नाउ इंडक्टर वैल्यू इज LS, इंपीडेंस सेम होता है, दिस वैल्यू इज VLS and this value is ILS, and this is plus, this is minus. क्लियर है इतना? नाउ व्हाट विल बी दिस वैल्यू, करंट नीचे जा रहा है तो दिस विल बी प्लस एंड दिस विल बी माइनस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड वोल्टेज क्या हो जाएगा, इंपीडेंस इनटू करंट। क्या कर सकते हैं, वोल्टेज क्या होता है, इंपीडेंस इनटू करंट। और व्हाट इज द यूनिट हियर, ओम, थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था। तो ये आपका ओम है, तो डेफिनेटली आप क्या इंपीडेंस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यस। तो क्या हो जाएगा, SS कैंसल आउट, क्या मिलेगा आपको, LIL0 या फिर LI0, क्या मिलेगा, LI0। तो याद रखेंगे, किसी इंडक्टर को सीधा सीधा लाप्लास डोमेन पे ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक दिस। आप सीधा इसे ऐसा रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। क्लियर? तो मैं फिर से देखिए लिखता हूं इसे। अगर आपके पास एक इंडक्टर है ऐसा कुछ, ठीक है ना, इसकी वैल्यू L है और इस इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज जो भी दिया जाए VLT, और इसका करंट अगर आपके पास ILT, और इनिशियल करंट वो आपको दिया जाए I0, ऐसा दिया है, तो आप इसको क्या लिख लेंगे, आप इसे एक इंडक्टर विथ वोल्टेज सोर्स, और याद रखेंगे ये माइनस होगा ये प्लस होगा, ऐसा कुछ। दिस वैल्यू इज LS, दिस वैल्यू इज LI0। क्या हो जाएगा, L आपको गिवन होगा, I0 आपको गिवन होगा, LI0। क्लियर? यहां का जो टोटल वोल्टेज होगा प्लस माइनस, ये आपका हो जाएगा VLS, और टोटल करंट आपका हो जाएगा IL ऑफ S। यहां अब जो बच्चे गलती करते हैं, सबसे पहली जो गलती होती है, यहां का करंट, इंडक्टर का करंट कब है, 0 के बाद। बट अगर इंडक्टर का टोटल करंट की बात करें, हमेशा इंडक्टर करंट की बात की जाती है, वो ये होगा। आप सिर्फ यहां का करंट नहीं निकाल देंगे। सिमिलरली यहां का जो करंट होगा वो इंडक्टर का करंट नहीं होगा, दिस इज द इंडक्टर करंट। यही गलती अब बच्चे यहां की करते हैं। क्या करते हैं, अगर ये सर्किट में देख के आपसे पूछता हूं व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, तो बच्चे ये वाला वोल्टेज निकाल देते हैं, गलत हो जाएगा। ये आपका इंडक्टर का ही इनिशियल पार्ट है, तो इंडक्टर ये पूरा है, ये पूरा का पूरा क्या है, इंडक्टर है। आपने उसके 0 के पहले वाली चीज को अलग कर दी और 0 के बाद आप उसे फिर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर माय पॉइंट? इसीलिए आप देखेंगे यहां से लेके यहां तक का वोल्टेज क्या है, इंडक्टर वोल्टेज, यहां का वोल्टेज नहीं है, ठीक है। तो यहां जनरली बच्चे गलती करते हैं कि टाइम डोमेन पे यहां का करंट निकाल के बोलते हैं इंडक्टर करंट, गलत। दिस टोटल करंट इज इंडक्टर करंट, ठीक है। सिमिलरली यहां ये वोल्टेज निकाल के बोलते हैं इंडक्टर वोल्टेज, दिस इज रॉन्ग, दिस विल बी द टोटल वोल्टेज विल बी द इंडक्टर वोल्टेज। क्लियर है? तो कभी भी एग्जाम पे अगर इंडक्टर को लाप्लास में कन्वर्ट करना है तो डायरेक्टली इंडक्टर, और यहां पे आप क्या लिखेंगे, एक माइनस प्लस वोल्टेज सोर्स LI0। क्लियर है? गणित इतना ना। अब अगर आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, क्या सर हम ये टाइम डोमेन है देखेंगे और ये लाप्लास डोमेन है,
क्लियर है? तो लाप्लास डोमेन पे आपके पास दो रिप्रेजेंटेशन है और टाइम डोमेन पे आपके पास एक ही रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है? इसे ये तो ओरिजिनल है, वन रिप्रेजेंटेशन हियर टू। यहां पे एक नॉर्टन इक्विवेलेंट है और यहाँ थियोनिन इक्विवेलेंट है, यहां सिर्फ आपके पास नॉर्टन है। तो क्या थियोनिन इक्विवेलेंट टाइम डोमेन पे ड्रॉ किया जा सकता है? बोलिए, किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है। आप इसका इनवर्स लाप्लास निकाल दीजिए। इतना क्लियर है सभी को ना? सो अगर हम इसका इनवर्स लाप्लास निकाल दें तो क्या आएगा? क्या आपको सर्किट टाइम डोमेन पे मिल जाएगी? यस, मिल जाएगी। सो अगर हम इसका, इस सर्किट का इनवर्स लाप्लास निकालते हैं, इनवर्स लाप्लास, तो क्या हो जाएगा? सो दिस सर्किट यू कैन आल्सो राइट, आपके पास ये तो इंडक्टर ही होगा और ये एलिमेंट तो सेम होंगे, वैल्यू विल बी मॉडिफाइड ओनली। सो ये VLS था, दिस विल बी नथिंग बट VLT प्लस माइनस, हियर करंट विल बी ILT, दिस वैल्यू विल बी L, LS का इनवर्स लाप्लास L, इसका लाप्लास ये होगा, इसका लाप्लास ये होगा, इसका लाप्लास ये होगा। अब ये किसका लाप्लास है? सो आप देखेंगे आपको एक कांस्टेंट मिल रहा है, तो यहां एक और लाप्लास याद रखेंगे, मैंने थोड़ी देर आपको पहले बताया था, डेल टी का लाप्लास क्या होता है? 1 होता है। तो किस चीज का लाप्लास कांस्टेंट है? तो ये क्या हो जाएगा आपका? Li0 डेल टी। क्लियर है? Li0 इज द कांस्टेंट क्वांटिटी। इसका अगर आप लाप्लास निकालेंगे तो क्या मिलेगा? Li0। क्या मिलेगा? Li0। क्लियर है? सो मैंने आपको चारों रिप्रेजेंटेशन बता दिए। दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय लाइक दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय लाइक दिस, एंड ये दोनों का आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप निकाल सकते हैं, ठीक है? बट मुझे जो यूज करना है, इस इंडक्टर को या तो आप ऐसे लिखेंगे टाइम डोमेन पे, ये वाला फॉर्मेट हम कभी यूज नहीं करेंगे, या फिर आप इस इंडक्टर को लाप्लास में ऐसे लिखेंगे। सो ये दो ही फॉर्मेट हमें यूज करना है। टाइम डोमेन पे आप नॉर्टन इक्विवेलेंट एंड लाप्लास डोमेन पे थियोनिन इक्विवेलेंट। क्लियर है? ये आपका एक थियोनिन इक्विवेलेंट के जैसा है और ये आपका एक नॉर्टन इक्विवेलेंट के जैसा है। क्लियर है इतना? तो चलिए अब हम बात करते हैं कैपेसिटर। अब हम चलिए बात करते हैं कैपेसिटर की, ठीक है? अब हम बात करते हैं कैपेसिटर की। सेम कैपेसिटर पे भी हमें निकालना है, सेम कैपेसिटर पे भी हमें निकालना है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको लाप्लास से सॉल्व करने से पहले ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो अब हम चलिए बात करते हैं कैपेसिटर। व्हाट विल बी फॉर द कैपेसिटर? तो कैपेसिटर आप सभी को पता है कि जस्ट हम एक कैपेसिटर रिप्रेजेंट कर लेते हैं लाइक दिस। कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज VCT एंड कैपेसिटर के क्रॉस करंट ICT आपके पास है, दिस वैल्यू इज C। इनिशियल अगर इसके क्रॉस वोल्टेज स्टोर्ड है तो आप डायरेक्शंस क्लियर रखेंगे लाइक दिस V0, या फिर V0 को आप क्या लिख सकते हैं? VC0। क्लियर? आप सभी को पता है VC0 माइनस इज इक्वल टू VC0 प्लस ऑल आर सेम, ठीक है? मैंने फर्स्ट क्लासेस में आपको ये चीज बताया था कि इंडक्टर और कैपेसिटर को 0 माइनस 0 और 0 प्लस में कब सेम होगा, कब नहीं होगा। अब ये मान के चलते हैं सेम है, कहां नहीं है वो आपको पता है, ठीक है? सो द डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। ये वोल्टेज स्टोर करेगा इस फॉर्म पे प्लस माइनस, और इंडक्टर जो करंट डिलीवर करेगा वो क्या करेगा? डाउन। ये आपको क्लियर है? इनिशियल क्लासेस में मैंने आपको ये समझाया हुआ है, ठीक है? अब आपको पता है आप इसको टाइम डोमेन पे ही कैसे ब्रेक कर सकते थे, एक कैपेसिटर और एक वोल्टेज सोर्स, ऐसा हम लिखते थे। दिस टोटल वैल्यू इज VCT एंड दिस टोटल करंट इज ICT। यहां पे फिर से गलती नहीं करना, दिस टोटल वोल्टेज इज कैपेसिटर वोल्टेज, दिस इज द इनिशियल वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर। यहां पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। ये आपके पास C है एंड दिस इज VC0 इज इक्वल टू V0, आप इसे ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर? नाउ अब आप इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। यस, ये तो डायरेक्टली आपको थियोरी नहीं मिलेगा। सो व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म? सो लाप्लास डोमेन पे हमें ये क्या मिल जाएगा, देखते हैं। लाप्लास ये आपका टाइम डोमेन है, लाप्लास डोमेन पे क्या मिलेगा? योर स्ट्रक्चर विल बी सेम, योर स्ट्रक्चर विल बी सेम। सो आप देखेंगे इंडक्टर और कैपेसिटर में क्या डिफरेंस है। यहां इंडक्टर था, यहां कैपेसिटर है, ये प्लस माइनस है, वहां माइनस प्लस था। C को आप क्या लिखेंगे? 1/CS। इस वोल्टेज को क्या लिखेंगे? V0 इज कांस्टेंट, सो कांस्टेंट का लाप्लास क्या होता है? V0/S, या फिर आप इसे क्या लिख सकते हैं? VC0/S। वहां आप देखेंगे Li0 था, वहां S का टर्म नहीं था, बट यहां S का टर्म है। ये गलती नहीं करेंगे। दिस टोटल वोल्टेज विल बी VCS एंड दिस टोटल करंट विल बी ICS।
यहां तक का टोटल वोल्टेज प्लस एंड माइनस VCS है एंड दिस करंट विल बी ICS। ठीक है, टोटल वोल्टेज हमारा VCS है, टोटल वोल्टेज। क्लियर ना? अब आप क्या इस लाप्लास का सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं? यस। एक चीज ध्यान देंगे, आप टाइम डोमेन पे कभी भी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते क्योंकि यह इंपेडेंस नहीं होता है। क्लियर है? अगर आप कैपेसिटर की यूनिट देखें तो फैराड है, ओम नहीं है, इसीलिए हम डायरेक्टली यहां से सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगा सकते थे। ठीक है, यहां तो लगा सकते हैं, यस, बाय सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, बाय सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं, यस लगा सकते हैं। सो अगर हम यहां सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा देते हैं तो क्या होगा, आप इसको करंट सोर्स के फॉर्म पे रिप्लेस कर दीजिए। वोल्टेज देखिए प्लस माइनस है, यहां आपके पास एक कैपेसिटर आ जाएगा और आपका जो करंट सोर्स होगा वो अप होगा या डाउन होगा, दैट विल बी अप। क्यों? वोल्टेज आपका ऊपर प्लस नीचे माइनस है। तो व्हाट विल बी दिस वैल्यू 1/CS, दिस टोटल वैल्यू विल बी VCS, नाउ दिस टोटल करंट विल बी ICS। यहां करंट में गलती नहीं करेंगे, टोटल करंट इज ICS। ये करंट कितना हो जाएगा, करंट इज इक्वल टू V/Z, तो V0/S अपान 1/CS। तो क्या हो जाएगा आपके पास करंट, करंट को आप क्या लिखेंगे, V0/S अपान 1/CS। आज देखो क्या हो जाएगा, V/Z और Z क्या है 1/CS। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, दिस इज नथिंग बट S एंड S विल बी कैंसल आउट, क्या मिलेगा V0 इंटू C। क्या मिलेगा, V0 इंटू C। सो यहां से हमें क्या मिल गया, C इंटू V0, और आप इसे क्या लिख सकते हैं, C एंड हियर VC0, VC0 ऐसा भी लिख सकते हैं, VC0। ठीक है, आपने यहां क्या लिखा था, VC0, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, C इंटू VC0, C इंटू VC0 आपकी चॉइस है। क्लियर है? बट हम ये यूज नहीं करेंगे, हमें ये चाहिए। क्लियर है? सो जो चाहिए वो आपको क्लियर होना चाहिए। दोनों ही लाप्लास डोमेन पे आपको ये वाला रिप्रेजेंटेशन चाहिए। दिस रिप्रेजेंटेशन मींस थेवेनिन इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन, वोल्टेज सोर्स एंड इंपेडेंस, वोल्टेज सोर्स एंड सीरीज इंपेडेंस। क्लियर है ना? अब क्या आप इसका इनवर्स लाप्लास यहां से निकाल सकते हैं? यस, हम यहां से इसका इनवर्स लाप्लास निकाल सकते हैं। सो अगर आप इसका लाप्लास निकालते हैं, लाप्लास और इनवर्स लाप्लास में एक ही मान के चलता हूं, इसका लाप्लास होगा, इसका इनवर्स लाप्लास होगा। सो मैं यहां लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिख लेता हूं। आपने इससे ये निकाला, इससे ये निकाला, अब आप इससे ये निकाल रहे हैं, इससे डायरेक्टली ये नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते थे। क्लियर? तो यहां डायग्राम क्या हो जाएगा, डायग्राम तो सेम होगा, कैपेसिटर होगा और एक यहां आपके पास करंट सोर्स होगा, लाइक दिस। क्लियर है? दिस वैल्यू विल बी, टाइम डोमेन पे क्या हो जाएगा, कैपेसिटर वोल्टेज VCT एंड दिस इज ICT। लिख सकते हैं दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। नाउ कैपेसिटर आप 1/CS को क्या लिखेंगे, C, एंड करंट को क्या लिखेंगे, उसका किस चीज का वो लाप्लास है, C इंटू V0 कॉन्स्टेंट है। आपको पता है डेल टी का लाप्लास क्या होता है, कांस्टेंट। सो यहां आपको क्या मिल जाएगा, C V0 डेल टी। क्या मिल जाएगा, C V0 डेल टी। क्लियर है? आप इसे डायरेक्टली नहीं लिख सकते थे, आप बोलते सर कैपेसिटर को हम यहां ले लेते हैं और करंट इज इक्वल टू V/Z। सो आप दिस V0/C अगर ऐसा कर देते तो गड़बड़ हो जाता, गड़बड़ हो जाता। ठीक है, क्योंकि इंपेडेंस नहीं है। ठीक है, और अगर आप बोलते सर इसको 1/j⍵c, यहां J की बात नहीं कर रहे हैं, ओमेगा की बात नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं लिखा जा सकता। तो डायरेक्टली इससे ये नहीं निकाला जा सकता था। बट हाँ, चारों फॉर्म हमारे लिए पॉसिबल है, बट ये फॉर्म हमारे लिए कोई काम का नहीं है। ठीक है, आपको निकालना आना चाहिए, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमारे लिए यही फॉर्म काम का है। क्लियर है? दिस एंड दिस। ठीक है, सो कैपेसिटर में दोनों थ्योनिन, बट इंडक्टर में टाइम डोमेन पे नॉर्टन एंड लाप्लास डोमेन पे थ्योनिन। तो लाप्लास डोमेन पे थ्योनिन आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, इंडक्टर एंड कैपेसिटर को। तो कैपेसिटर के साथ क्या होगा, एक वोल्टेज सोर्स सीरीज में आएगा, वो प्लस माइनस होगा। इंडक्टर के साथ वोल्टेज सोर्स सीरीज में आएगा लेकिन वो माइनस प्लस होगा। इंडक्टर के साथ जो सीरीज में वोल्टेज सोर्स आएगा उसकी वैल्यू Li0 होगी, और कैपेसिटर के साथ जो सीरीज में आएगा उसकी वैल्यू V0/S होगी। याद रहेगा? तो इसे आप फटाफट एक बार फिर से लिख के देखेंगे। अगर हमारे पास एक इंडक्टर है, देखेंगे तो इंडक्टर को आप क्या लिखेंगे, इंडक्टर एंड यहां एक वोल्टेज सोर्स हो जाएगा माइनस प्लस, और दिस वैल्यू इज L का LS हो जाएगा एंड दिस वैल्यू इज Li0। सिमिलरली अगर आप कैपेसिटर की बात करते हैं,
सो कैपेसिटर का भी क्या हो जाएगा, एक कैपेसिटर एंड वोल्टेज सोर्स, बट वोल्टेज सोर्स होगा प्लस माइनस, यहाँ क्या था माइनस प्लस, दिस वैल्यू इज 1/CS, ये आपके पास क्या था LS, एंड व्हाट विल बी दिस वैल्यू V0/S, V0/S, ये आपको दोनों आना चाहिए। क्लियर है? बाकी और भी रिप्रेजेंटेशन है, इनकी हमें जनरली रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या हो सकता है आपके बीटेक में बोल दिया जाए कि जितने रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है निकाल के बताइए, ठीक है, बट हमें सर्किट में यही यूज करना होता है लाप्लास में। सो कभी भी अगर किसी सर्किट में LC आएगा, सो हम उसे इस फॉर्म पे रिप्लेस करके नेटवर्क को लाप्लास डोमेन पे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके आगे हमें कुछ नहीं चाहिए लाप्लास डोमेन पे, सिर्फ एंड सिर्फ हमें उस सर्किट में KCL केवल लगा के इनवर्स लाप्लास निकालना आना चाहिए। सो ऐसा दुनिया का कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो हमसे नहीं बने। अगर आप किसी सर्किट को लाप्लास में कन्वर्ट कर दिए, लाप्लास में कन्वर्ट कर दिए, और उसके बाद अगर आप उसका इनवर्स लाप्लास निकाल सकते हैं, तो दुनिया के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी आप बना सकते हैं। बट ये अप्रोच थोड़ा सा लेंथी होता है, इसलिए हम यहाँ क्या पढ़ते हैं, ट्रांजिएंट्स। तो लाप्लास में कैसे रिप्रेजेंट करना है, क्लियर। अब हम पहला अप्रोच की बात करेंगे, ठीक है। लाप्लास के अप्रोच में बीच बीच में आपको लगा लगा के कुछ क्वेश्चंस में सॉल्व करके बताऊंगा, और फिर आप डिसाइड करना कि कहां पे लाप्लास आसान होगा और कहां पे ट्रांजिएंट आसान होगा, ठीक है। जनरली हम लाप्लास वहां लगाएंगे जहां ट्रांजिएंट टफ होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जनरली हम लाप्लास वहां लगाएंगे जहां टाइम डोमेन टफ होगा, जहां क्या टफ होगा, टाइम डोमेन टफ होगा। बट पहले हम किसको ट्राई करेंगे, टाइम डोमेन को। तो मैंने दो अप्रोच यहां पे डिवाइड किया था। पहला अप्रोच इज टाइम डोमेन, फर्स्ट अप्रोच इज टाइम डोमेन, एंड सेकेंड लो अप्रोच इज लाप्लास, ठीक है। अभी तो हम सोर्स की भी बात करेंगे, तो अभी अप्रोच क्लियर, लाप्लास आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे L और C, और टाइम डोमेन भी मैंने आपको पढ़ाया कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो टाइम डोमेन पे इंडक्टर के साथ करेंट को आप पैरेलल पे बाहर निकालेंगे, और टाइम डोमेन पे कैपेसिटर के वोल्टेज को सीरीज में बाहर निकालेंगे, और लाप्लास डोमेन पे इंडक्टर के करेंट या कैपेसिटर के वोल्टेज दोनों का वोल्टेज बना के सीरीज में ही बाहर निकालेंगे। क्लियर है? सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं टाइम डोमेन एनालिसिस। टाइम डोमेन एनालिसिस, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है, टाइम डोमेन एनालिसिस, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर। इसमें आपके पास दो मेथड है, लाप्लास एंड टाइम डोमेन एनालिसिस। तो मैंने अब जो टॉपिक का नाम ले लिया, टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर नेटवर्क। क्लियर है? ठीक है। और लाप्लास को इसमें मिक्स करते जाएंगे। अब इसी टॉपिक को आप क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट्स। इसी टॉपिक को आप क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट्स। क्लियर? और आपकी बीटेक के कभी कहीं कहीं सिलेबस में लिखा होगा फर्स्ट ऑर्डर नेटवर्क, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर मतलब RL और RC, सेकेंड ऑर्डर मतलब RLC, ठीक है। मैंने दोनों को इसके साथ ले लिया है। तो चलिए टाइम डोमेन एनालिसिस हमें निकालना है, हम क्या कहते हैं इसे, ट्रांजिएंट्स ना। अब ये होता क्या है, ये ट्रांजिएंट्स होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले इसे समझते हैं, और अगर आपको ये ट्रांजिएंट समझ में आ गया एग्जैक्टली होता क्या है ट्रांजिएंट, तो ये टॉपिक आपके लिए आसान हो जाएगा। तो देखते हैं ट्रांजिएंट एग्जैक्टली क्या होता है। ट्रांजिएंट, सबसे पहले हम एक नेटवर्क लेते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक नेटवर्क लेते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं ये प्योरली रेजिस्टिव नेटवर्क है, प्योरली रेसिस्टिव नेटवर्क है, क्लियर। और हम यहां पे एक सोर्स लगाएंगे, ठीक है। यहां मैंने एक सोर्स लगा दिया, यहां मैंने एक सोर्स लगा दिया, इसको हमने कनेक्ट कर दिया, दिस इज योर सोर्स। क्लियर? सोर्स कैन बी AC, सोर्स कैन बी DC, सोर्स कैन बी वोल्टेज, सोर्स कैन बी करंट, सोर्स कैन बी एनीथिंग। सोर्स है, बट सोर्स का मतलब है कि वो करंट डिलीवर्ड करेगा। सोर्स की मीनिंग आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर मैं किसी वैल्यू को सोर्स बोलता हूं, इसका मतलब वो करंट डिलीवर्ड करेगा, और अगर मैं किसी एलिमेंट को लोड बोलता हूं, इसका मतलब वो करंट एब्जॉर्ब, पावर एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है ना। ये मीनिंग शुड बी वेरी क्लियर ना। अब हमने एक सोर्स लगाया, स्विच ऑन कर दिया, स्विच होगा, तो हमने यहां एक स्विच लगा दिया ऐसा। ये स्विच आप जिस समय भी क्लोज करते हैं, जिस समय भी, हम उसे एक रेफरेंस टाइम ले लेते हैं और हम उसे बोल देते हैं t=0। क्लियर है? ये जीरो कुछ नहीं होता, ये जिस समय आप स्विच को क्लोज कर रहे हैं, वी कैन से दैट इज ए रेफरेंस टाइम, और हम उसे क्या लिखते हैं, t=0। तो t=0 का मतलब
स्विच जब आपका या तो क्लोज होगा या तो ओपन होगा, स्विच मूवमेंट टाइम, हम इसे क्या बोलते हैं, स्विच मूवमेंट टाइम। तो 0 के पहले की बात करेंगे और 0 के बाद की बात करेंगे, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, स्विच मूवमेंट टाइम। तो जिस समय स्विच आपका मूव करता है, तो t इज इक्वल टू 0 को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड स्विच मूवमेंट टाइम। मूवमेंट टाइम, जिस समय स्विच आपका क्या होता है, मूव होता है। नाउ अब अगर हम बात करते हैं, ये प्योरली रेजिस्टिव नेटवर्क है। सो जैसे ही आप स्विच क्लोज करेंगे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, रजिस्टर तो पावर एब्जॉर्ब करेगा, स्टोर करेगा, नहीं करेगा, तो यहाँ कोई ट्रांजिएंट नहीं होने वाला है। तो हियर नो ट्रांजिएंट। सो याद रखेंगे, अगर प्योरली रेजिस्टिव नेटवर्क है, सो हियर नो ट्रांजिएंट्स, नो ट्रांजिएंट्स, ठीक है। ट्रांजिएंट का मतलब क्या होगा, जब वहां पे करंट या वोल्टेज धीरे धीरे इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, लाइक दिस, ठीक है। मींस करंट और वोल्टेज विल वेरी अकॉर्डिंग टू द टाइम। यहां तो कुछ होगा ही नहीं। तो अगर एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, अगर एक बल्ब है, अगर मैं आपसे पूछूं बल्ब आपका रजिस्टर होता है या कुछ और होता है, सो बल्ब इज प्योरली रेजिस्टिव। बल्ब आपका क्या होता है, रेसिस्टर, दैट इज प्योर, बल्ब इज प्योर रेजिस्टर। तो अगर एक बल्ब है, स्विच ऑन करेंगे तो ग्लो हो जाएगा, नथिंग, कुछ नहीं हो रहा है। बट अगर उसकी जगह एक मोटर है, स्विच ऑन करेंगे तो एक फैन है, स्विच ऑन करेंगे तो धीरे 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 स्पीड बढ़ेगी और फाइनल वैल्यू पे रीच करेगा। सो मतलब उसके अंदर कोई एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है। अब समझ में टॉपिक क्यों पढ़ते हैं हम, ट्रांजिएंट। और ट्रांजिएंट पे हम प्योर रजिस्टिव की बात क्यों नहीं करते, क्योंकि आप यहाँ स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ट्रांजिएंट विल बी अकर when network contains energy storing element means L और C। किसी नेटवर्क में अगर इंडक्टर और कैपेसिटर या दोनों में से कोई भी होगा, then only transient can be occur। क्लियर है। सो अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछता है कि ट्रांजिएंट कहां पे अकर होगा, जिस नेटवर्क में एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होगा, या तो L हो या तो C हो या तो दोनों हो, ठीक है। सो अब अगर हम एक नेक्स्ट नेटवर्क लेते हैं लाइक दिस, इसके अंदर L है या C है और बोथ, या तो इंडक्टर है या तो कैपेसिटर है या बोथ है, रजिस्टर तो 100% होगा ही, ठीक है। इस केस में अगर आप यहां पे एक सप्लाई देते हैं, अगर हम यहां एक सप्लाई देते हैं एंड इस स्विच को क्लोज करते हैं किसी टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, एंड दिस इज सोर्स, ठीक है। ये डीसी भी हो सकता है, एसी भी हो सकता है। अगर मैं इसे प्लस माइनस लिखता हूं, मतलब ये करंट ऊपर डिलीवर्ड करेगा। इस केस में क्या होगा, हियर ट्रांजिएंट विल अकर, क्या होगा, ट्रांजिएंट अकर होगा। सो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि ट्रांजिएंट बिहेवियर मुझे किसी नेटवर्क में, कौन सी कैटेगरी के नेटवर्क में मिलेगा, जहां एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होंगे, एनर्जी स्टोरिंग नॉट एनर्जी एब्जॉर्बिंग, एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट, और वो क्या होता है, एल और सी। इतना क्लियर है। सो इसीलिए इस टॉपिक में मैंने RL, RC और RLC लिखा था। क्लियर है इतना। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो आपको इतना क्लियर हो चुका है, यहाँ पे कि ट्रांजिएंट का बिहेवियर मुझे किसी नेटवर्क में कहां मिलेगा, जहां एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। क्लियर है इतना। नाउ अब चलिए हम आगे बात करते हैं। अब ये ट्रांजिएंट होता क्या है, एंड जब आप स्विच क्लोज करेंगे उसके बाद होगा क्या, स्विच क्लोज करने के बाद क्या होगा। तो ये जो हम स्विच ले रहे हैं, व्हाट इज दिस स्विच। अब हम बात करते हैं स्विच की, इतना क्लियर है। अब हम बात करते हैं स्विच की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। सो आप देखेंगे मैंने एक टाइम फ्रेम बनाया, ठीक है ना। यहां कहीं पे हम ले लेते हैं t इज इक्वल टू 0। क्लियर। यहां कहीं पे एक टाइम वैसे ही बहुत पास होगा, मैं थोड़ा सा इसे दूर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, t इज इक्वल टू 0 प्लस, और यहां कहीं पे t इज इक्वल टू 0 माइनस। क्लियर है ना। ये वाला टाइम आपका क्या होगा, t इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट, एंड हम यहां ले लेते हैं t इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ले सकते हैं। तो जस्ट मैंने एक टाइम फ्रेम लिया। अब अगर आप देखेंगे इस नेटवर्क में एक सिंगल स्विच है, या तो ये t इज इक्वल टू 0 पे ओपन होगा या क्लोज होगा। क्लियर है। सो ये ओपन भी हो सकता है एंड क्लोज भी हो सकता है, दोनों केसेस पॉसिबल है। यहां पे ऐसा भी हो सकता है लाइक दिस, ऐसा भी कुछ हो सकता है। यहां आपके पास जो स्विच है
ये जो स्विच है आपके पास, ये आपका t इक्वल टू 0 पे ओपन हो, ऐसा कुछ क्या हो, ओपन हो, पहले क्लोज रहा हो, किसी रेफरेंस टाइम पे ये क्या हो आपके पास ओपन हो, एंड दिस वाज योर सोर्स एंड दिस इज योर सोर्स। बहुत टाइम से क्लोज था, किसी टाइम पे ये ओपन हो गया। क्लियर है? और ये आपका नेटवर्क है, एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है, ये L है या C है या यहाँ L और C दोनों है। क्लियर है? सो इस केसेस में भी आपको ट्रांजिएंट बिहेवियर मिलेगा। ठीक है, तो दो केसेस पॉसिबल है। क्या सर कोई और भी केस पॉसिबल है? यस, हमारे पास टू वे स्विच भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास यहाँ एक सोर्स है लाइक दिस, यहाँ ऐसा टू वे स्विच भी पॉसिबल है। ठीक है, ये एक नेटवर्क से कनेक्टेड है और ये एक नेटवर्क से कनेक्टेड है। यहाँ एक स्विच हो हमारे पास, दिस इज पोजीशन 1 एंड दिस इज पोजीशन 2, और यहाँ हमारे पास एक सोर्स है लाइक दिस इज प्लस माइनस एंड दिस इज सोर्स। क्लियर है? दिस इज सोर्स, और इसको हम एक नेटवर्क के अंदर डाल देते हैं। क्लियर? लाइक दिस। सो ये दो पोजीशन है नेटवर्क में। ठीक है, सो यहां पे स्विच t इज इक्वल टू 0 पे 1 से 2 पे या 2 से 1 पे भी जा सकता है। सो यहां मैं बोलता हूं इस केसेस को एट t इज इक्वल टू 0 स्विच 1 से कहां जा रहा है 2 पे, ये रिवर्स भी हो सकता है, 2 से 1 पे जा सकता है, ऐसे केसेस भी मिल सकते हैं। तो इसकी मीनिंग आपको क्लियर होनी चाहिए। अभी मैंने 3 केसेस लिया है, t इज इक्वल टू 0 पे स्विच क्लोज हो रहा है, t इज इक्वल टू 0 पे स्विच ओपन हो रहा है, t इज इक्वल टू 0 पे 1 से 2 पे जा रहा है या 2 से 1 पे आ रहा है। ठीक है, इतने केसेस पॉसिबल है वन स्विच के साथ। किसी किसी नेटवर्क में एक से ज्यादा स्विच भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि एक ही स्विच हो, एक से ज्यादा स्विच भी पॉसिबल है। ठीक है, इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल, अगर आपको ये तीनों केसेस को समझना है तो एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। इसे एक फैन समझिए, इसे एक फैन समझिए और इसे एक फैन समझिए। आपके घर पे होगा, आप जहां देख रहे हो वहां ऊपर डेफिनेटली फैन होगा ना। अब उस फैन पे, अभी आप सभी के फैन पे एक रेगुलेटर भी होता है। ठीक है, उस रेगुलेटर को आप 3 नंबर पे सेट कीजिए या बीच के किसी पे भी सेट कर दीजिए। ठीक है, हमने सेट कर दिया। अभी उस पोजीशन आपने स्विच ऑन किया तो क्या होगा, धीरे 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 फैन की स्पीड बढ़ेगी और एक कांस्टेंट स्पीड में आके वो फैन घूमते रहेगा। दिस इज द फर्स्ट केस, दिस इज द फर्स्ट केस। क्लियर है? सो क्या स्विच ऑन करते ही वो फाइनल वैल्यू पे नहीं, वो धीरे 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 अपनी फाइनल वैल्यू पे आ रहा है। क्लियर द थिंग? नाउ सेकंड केस, अब अगर फैन चल रहा है, ठीक है, आपने स्विच को ऑफ कर दिया तो क्या होगा, सेकंड केस। फैन चल रहा था, जैसे ही आपने स्विच को ऑफ कर दिया तो क्या होगा, धीरे 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 स्पीड कम होके होके वो एक टाइम पे क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, रुक जाएगा। दिस इज द सेकंड केस। क्लियर? नाउ अब हम आते हैं लास्ट केस में। अभी सपोज आपने 3 नंबर की स्पीड पे रखा हुआ है फैन को और अभी चल रहा है 3 नंबर पे। ठीक है, आपने क्या किया, 3 से 4 कर दिया। सो पहले से चल रहा था, आपने उसमें क्या किया और उसकी स्पीड बढ़ा दी। तो पहले से वो ऑलरेडी चल रहा था, उसके बाद फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएगा और थोड़े टाइम के बाद वो अपनी स्पीड को कंट्रोल फाइनल वैल्यू पे लेके आ जाएगा। क्लियर है? इसी का नेक्स्ट एग्जांपल, अगर आप उसे 4 पे चला रहे हैं और 3 पे भी ला सकते थे, तो अगर आपने स्पीड कम कर दी तो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होके जिस स्पीड पे आपने सेट किया उस स्पीड पे आ जाएगा। क्लियर? दिस, अगर इस टॉपिक को आपको समझना है तो दिस फैन इज द बेस्ट एग्जांपल। क्लियर है? समझ में आया ट्रांजिएंट क्या होता है? क्लियर ना? तो एक बल्ब के साथ ऐसा नहीं होता है। बल्ब आपने स्विच ऑन किया वो तुरंत ऑन हो जाएगा, ऑफ किया ऑफ हो जाएगा, क्योंकि दैट इज ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। बट अगर आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले ट्यूबलाइट इज नॉट ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। सो आप जब स्विच ऑन करते तो धीरे धीरे वो फाइनल वैल्यू पे आती थी, बट अभी इतनी फास्ट है, स्विच ऑन करते फाइनल वैल्यू पे पहुंच जाती है। आपने कुछ एलईडीज देखे होंगे, ऑन करते हैं तुरंत फाइनल वैल्यू पे नहीं आते, थोड़ा सा टाइम लगाते हैं, कोई 2 सेकेंड कोई 5 सेकेंड। सो वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट वहां पे नहीं है। क्या है? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट नहीं है। क्लियर है? तो बट इस टॉपिक को अगर आपको समझना है तो लाइट से बेटर आप एक फैन का एग्जांपल बेस्ट वे पे ले सकते हैं। ठीक है ना? अब अगर मैं इस टाइम फ्रेम की बात करूं, पहला केस लेते हैं कि t इज इक्वल टू 0 से पहले फैन क्या था, ऑफ था। 0 पे जैसे ही आपने स्विच ऑन किया क्या होगा, 0 प्लस पे क्या होगी उसकी स्पीड, 0 प्लस पे उसकी स्पीड क्या होगी, जैसे ही ऑन किया तुरंत ऑफ ही था ना, वो तो धीरे 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 स्टार्ट होगा। इसीलिए हम बोलते हैं, याद रखेंगे दो चीजें आप सभी को याद है, मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, इंडक्टर करंट 0 माइनस और 0 प्लस पे क्या होता है, सेम होता है, और इंडक्टर के क्रॉस एनर्जी
अगर आप करंट या वोल्टेज भूल जाते हैं तो याद रखेंगे एनर्जी, इंडक्टर की एनर्जी EL0 माइनस एंड EL0 प्लस क्या होती है, सेम होती है। इसी चीज को हम फैन की स्पीड की बात करें, अभी फैन ऑफ है, आपने जैसे स्विच ऑन किया उस समय तो ऑफ ही रहेगा, फिर वो स्टार्ट होगा धीरे धीरे। तो अगर हम 0 प्लस की बात करें तो उसकी स्पीड उस समय भी क्या थी, ऑफ ही थी। तो हम क्या बोलते हैं, एनर्जी अक्रॉस इंडक्टर क्या होती है, 0 माइनस 0 प्लस सेम होता है, एंड दिस इज हाफ LI स्क्वायर। हाफ LI स्क्वायर यहां से आप बोल सकते थे IL0 माइनस इक्वल टू IL0 प्लस। मैंने आपको इनिशियल क्लासेस में इसे बेसिक तरीके से भी समझाया था, बट आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। नाउ सेकेंड, अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो वहां भी क्या होता है, EC0 माइनस इज इक्वल टू EC0 प्लस। कैपेसिटर 0 माइनस और 0 प्लस पे क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है। सो यहां से भी आप बोल सकते हैं, और ये आप सभी को पता है, VC0 माइनस एंड VC0 प्लस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर, यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, तो कैपेसिटर का वोल्टेज 0 माइनस 0 प्लस पे सेम होता है, इंडक्टर का करंट 0 माइनस 0 प्लस पे सेम होता है, ये हमें पता है। क्लियर है। सो अगर हम फैन को बोलें कि उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही है, तो अगर हम उस स्पीड को मैं कंपैरिजन करूं एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट से, तो क्या वो इंडक्टर होगा या वो कैपेसिटर होगा। आप सभी को पता है मोटर होती है दैट इज इंडक्टर, बट अगर इन जनरल वे पे मैं पूछूं, अगर वो इंडक्टर है तो उसके क्रॉस करंट की वैल्यू धीरे धीरे बढ़े तो स्पीड को आपको करंट से रिलेट करेंगे, और अगर आप उसे कैपेसिटर एज्यूम करते हैं तो आप उस कैपेसिटर को क्या एज्यूम करेंगे, वोल्टेज। क्या है वो, वोल्टेज। तो अगर मैं आपसे पूछूं जो फैन की स्पीड है, स्पीड बढ़ने के पीछे करंट या वोल्टेज होगा, सो आप क्या उसका करंट बढ़ा रहे हैं या आप उसका वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं वहां पे। तो अगर आप बोलते हैं कि सर फैन इज ए इंडक्टिव सर्किट, इसका मतलब आप उसका करंट धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो चार्ज हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ करंट। और अगर आप उसे बोलते हैं कि वो कैपेसिटिव सर्किट है, तो आप वहां पे क्या इंक्रीज कर रहे हैं, धीरे धीरे वोल्टेज। वो किससे चार्ज हो रहा है, वोल्टेज से। क्या स्टोर कर रहा है, वोल्टेज। क्लियर है। तो कुछ भी हो सकता है, बट आप सभी को पता है फैन इज ए इंडक्टिव सर्किट। क्या होता है, मोटर, एंड मोटर क्या है, इंडक्टर। ठीक है, इतना क्लियर है ना। अब चलिए हम बात करते हैं, हमारा जो ये टाइम फ्रेम है, ये जो टाइम फ्रेम है, अगर हम पहले केस की बात करें, दिस वन इज द फर्स्ट केस, दिस वन इज द फर्स्ट केस। ये पहले केसेस में क्या होगा, t इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट पे ये फैन ऑफ था, यस। 0 माइनस पे ऑफ था, यस। 0 प्लस पे ऑफ है, यस। 0 पे ऑफ है, यस। धीरे 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 स्पीड बढ़ेगी और कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, वो अपनी फाइनल वैल्यू पे रीच कर लेगा। तो हम यहां पे देखते हैं t इज इक्वल टू 0 के बाद यहां एक टाइम होता है, यहां एक टाइम होता है जिसे हम बोलते हैं 5 टाउ, जिसे हम बोलते हैं 5 टाउ। 5 टाउ, दिस इज स्टैंडर्ड टाइम। क्लियर। आगे मैं प्रूव करूंगा कि हम इसे 5 टाउ क्यों लेते हैं। सो जिस भी समय पे स्विच चेंज होगा उसके 5 टाउ सेकेंड के बाद आपकी सर्किट क्या हो जाएगी, स्टेबल। सो दिस टाइम इज कॉल्ड ट्रांजिएंट। इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट। तो ट्रांजिएंट टाइम क्या होता है, जिस समय भी स्विच मूव करता है उसके नेक्स्ट 5 टाउ सेकेंड तक। क्लियर है। कितना टाइम, 5 टाउ सेकेंड। व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाउ, टाउ इज द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट, और ये सभी सर्किट का डिफरेंट डिफरेंट होता है। सो टाउ आप लिख सकते हैं, टाउ इज नथिंग बट टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट ये किसी एक एलिमेंट का नहीं होता, ये पूरे नेटवर्क का होता है, और ये एक होता है टाइम कांस्टेंट ऑफ सर्किट या फिर टाइम कांस्टेंट ऑफ नेटवर्क। ठीक है। तो पूरे नेटवर्क का एक टाइम कांस्टेंट होगा। अगर आपने ये निकाल लिया, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको यहीं से स्टार्ट करूंगा कि टाइम कांस्टेंट किसी नेटवर्क का कैसे निकाला जाता है, फिर हम देखेंगे कि इस नेटवर्क को सॉल्व कैसे करते हैं। सो दिस टाइम इज ट्रांजिएंट, दिस टाइम इज ट्रांजिएंट। रिमेनिंग जितना भी टाइम है वो सभी क्या होगा, स्टेडी स्टेट। क्लियर है। तो 0 से लेके 5 टाउ तक, 0 से लेके 5 टाउ तक जिस समय भी आप स्विच को मूव कर रहे हैं उस पोजीशन के नेक्स्ट 5 टाउ सेकेंड तक को हम ट्रांजिएंट बोलते हैं। ऑल द रिमेनिंग टाइम इज स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब जब सर्किट का बिहेवियर कांस्टेंट होता है, घूम रहा है तो वो घूम रहा है, रुका हुआ है तो रुका हुआ है, जितनी स्पीड है उसकी उतनी स्पीड है। इतना क्लियर है। इसका काम हो चुका है, मैं इसे रिमूव करता हूं। तो ट्रांजिएंट आपको कब मिलेगा, जिस समय आप स्विच चेंज करेंगे उसके नेक्स्ट 5 टाउ सेकेंड तक। क्लियर है। और रिमेनिंग टाइम, ये सभी टाइम क्या हो जाएगा, स्टेडी स्टेट। एसएस में स्टेडी स्टेट, और इसके आगे का टाइम क्या हो जाएगा, स्टेडी स्टेट। दिस इज स्टेडी स्टेट। इतना क्लियर है।
तो कौन से टाइम को हम ट्रांजिएंट बोलते हैं, कौन से टाइम को स्टडी स्टेट। अब सेकंड केस में बात करते हैं। आपने स्विच को ओपन किया, ठीक है, तो स्विच क्लोज कब से था, माइनस इनफाइनाइट में से 5 टाउ। तो माइनस इनफाइनाइट में आपने स्विच को मान लेते हैं सप्लाई दिया होगा, उसके थोड़ा सा टाइम के बाद ये स्टडी स्टेट पे होगा, और माइनस इनफाइनाइट में से 5 टाउ और ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, उतना ही तो होगा। तो यहां से स्टडी स्टेट स्टार्ट हो जाएगा, ये यहां तक स्टडी स्टेट होगा। अब आपने 0 पे स्विच को ओपन कर दिया, तो जैसे ही आप स्विच को ओपन करेंगे ये फैन बंद होना चालू होगा धीरे 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 धीरे। तो आप पहले केस में देखेंगे कि ये चार्ज हो रहा था, और दूसरे केस में देखेंगे कि ये डिस्चार्ज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। पहले केस में चार्ज हो रहा है, दूसरे केस में डिस्चार्ज हो रहा है, बट 5 टाउ के बाद फिर वो क्या हो जाएगा, स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट में 0, क्या हो जाएगा, 0। मतलब ये आपका ग्राफ सेकेंड केस के लिए भी वैलिड है। यस, आपने थर्ड केस में आपने इसे 1 पे रखा था माइनस इनफाइनाइट टाइम पे, तो माइनस इनफाइनाइट टाइम पे स्विच आपका 1 पे है। थोड़े टाइम के बाद ये आपका 5 टाउ, यहां 5 टाउ में चार्ज हो चुका होगा, बट इसे हम काउंट तो नहीं कर सकते। सो यहां स्टडी स्टेट पे चलेगा कब तक, 0 तक। जैसे 0 पे आपने स्विच की पोजीशन बदल दी, तो वो क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी या कम होगी। आप 3 से 4 पे जा रहे हैं फैन को रेगुलेटर, या 4 से 3 में कर रहे हैं, तो या तो बढ़ सकती है या तो कम हो सकती है, डिपेंड आप क्या कर रहे हैं। सो जो भी परफॉर्म कर रहे हैं उससे नेक्स्ट 5 टाउ तक क्या होगा, ट्रांजिएंट रहेगा। फिर से क्या हो जाएगा, वो आपका स्टडी स्टेट, आपकी स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी। सो दिस मीनिंग इज क्लियर। तो अगर आपसे कभी कोई ये पूछता है एट टी इज इक्वल टू, माइनस इनफाइनाइट की हम कभी बात नहीं करते, एट टी इज इक्वल टू 0 माइनस एट टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ सर्किट। 0 माइनस पे हमेशा आप देखेंगे सर्किट का बिहेवियर क्या है, स्टडी स्टेट, एंड टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट को आप चाहे तो 5 टाउ भी बोल सकते हैं, इनफाइनाइट या फिर 5 टाउ सेकेंड। इन दोनों ही केस में सर्किट इज इन स्टडी स्टेट। क्या होता है, तो याद रखेंगे एट टी इज इक्वल टू 0 माइनस सर्किट हमेशा क्या होती है, स्टडी स्टेट पे होती है, एंड टी इज इक्वल टू 5 टाउ या इनफाइनाइट। अब हम 5 टाउ की बात नहीं करेंगे, हम इसे जनरली क्या मान लेते हैं, इनफाइनाइट। तो टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे सर्किट इज इन स्टडी स्टेट। और स्टडी स्टेट पे क्या सर्किट चार्जिंग डिस्चार्जिंग का काम करती है, नहीं, जितना उसे स्टोर करना था कर चुकी है, जितना उसे डिस्चार्ज होना था हो चुका है। तो याद रखेंगे, क्लियर ये पॉइंट। So at t is equal to 0 and t is equal to infinite, circuit behavior is purely resistive, and in this time in steady state, circuit behavior is purely resistive। मैंने सर्किट को रेसिस्टिव नहीं बना दिया, उसका बिहेवियर का मतलब एक वाटर टैंक है जिसकी कैपेसिटी 100 लीटर, आपने भर दिया और वाटर डालेंगे तो क्या होगा, उतना ही तो रहेगा, उससे आगे तो नहीं जाएगा, 100 लीटर में 100 लीटर। सिमिलरली यहां पे जिस पोजीशन पे आना था आ चुका है, अब नहीं वो चार्ज होगा और नहीं डिस्चार्ज होगा जब तक आप स्विच को चेंज नहीं करेंगे। ये अभी हमने सिंगल स्विच की बात की, हो सकता है या मल्टी स्विच हो जाए। तो ये जो मैंने अभी बात की 3 कैटेगरीज ऑफ स्विच क्लोज हो सकता है, स्विच ओपन हो सकता है, स्विच 1 पोजीशन से सेकेंड पोजीशन पे जा सकता है। अगर किसी नेटवर्क में एक स्विच है तो याद रखेंगे हमेशा t is equal to 0 minus circuit behavior is steady state, and t is equal to infinite or you can say 5 tau, circuit behavior is steady state। and अगर सर्किट स्टडी स्टेट में है सो सर्किट का बिहेवियर क्या होगा, प्योरली रेसिस्टिव। इसका मीनिंग ये है कि न ही वो डिस्चार्ज होगा न ही चार्ज होगा, उसे जितना होना था हो चुका है। क्लियर है। अब अगर मैं बात करता हूं t is equal to 0 plus, t is equal to 0 plus पे क्या होगा, यहां लिखेंगे at t is equal to 0 plus, what is the circuit behavior at t is equal to 0, switch movement time, t is equal to 0 minus steady state, t is equal to 0 plus transient, at t is equal to 0 plus circuit is in transients। क्या होगा, transients। कब से कब तक होगा, 0 plus 2 you can say t is equal to 0 से लेके 5 टाउ लिख सकते हैं, 0 प्लस से लेके 5 टाउ आपकी मर्जी है। तो आप लिख सकते हैं t is equal to 0 to 5 टाउ क्या होगा, सर्किट इन ट्रांजिएंट्स। और यही हमें कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ 3 चीजें कैलकुलेट करनी है हमें। क्या कैलकुलेट करना है, 0 माइनस पे वैल्यू क्या होगी, 5 टाउ या इनफाइनाइट दोनों सेम है, पे वैल्यू क्या होगी, और
0 से लेके 5 टाउ तक की वेव फॉर्म क्या होगी। क्लियर द थिंग। तो हमें क्या निकालना है, अभी मुझे नहीं पता ये सर्किट क्या है। दिस कैन बी RL, दिस कैन बी RC, दिस कैन बी RLC। तो RL RC RLC पे हमें क्या निकालना है, 0 प्लस पे, सॉरी 0 माइनस पे हमें वैल्यू निकालनी है, स्टडी स्टेट पे निकालनी है मींस 5 टाउ, एंड इनफाइनाइट पे, एंड 0 से लेके 5 टाउ के बीच की वेव फॉर्म एग्जैक्टली क्या होगी। तो यहां जो हमारा मेन गोल है ये निकालना, इसीलिए इस टॉपिक का नाम रखा जाता है ट्रांजिएंट। क्लियर है। तो अभी तक आप देखते थे कांस्टेंट वोल्टेज या करंट मिलता था, बट यहां पे आपको कांस्टेंट वोल्टेज या करंट नहीं मिलेगा, क्योंकि चार्ज होगा तो धीरे धीरे इंक्रीज होगा, डिस्चार्ज होगा तो धीरे धीरे डिक्रीज होगा। आई होप कि दिस थिंग इज क्लियर। गेटिंग, इतना सभी को क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि जब चार्जिंग होगा और डिस्चार्जिंग होगा तो हमारी वेव फॉर्म क्या होगी, और वो वेव फॉर्म करंट की क्या होगी, वोल्टेज की क्या होगी, कैपेसिटर में क्या होगी और इंडक्टर में क्या होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर पे मैं स्टार्ट करूंगा बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर एंड इंडक्टर इन स्टडी स्टेट एंड ट्रांजिएंट। सो स्टडी स्टेट पे आपका कैपेसिटर और इंडक्टर का बिहेवियर क्या होगा, और ट्रांजिएंट पे कैपेसिटर का और इंडक्टर का बिहेवियर क्या होगा, फॉर ऑल दिस थ्री केसेस। बट ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। सो ये आपके माइंड पे होना चाहिए। क्लियर है। सो स्विच किसी कहीं से कहीं जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0 माइनस ऑलवेज स्टडी स्टेट, 5 टाउ या इनफाइनाइट ऑलवेज स्टडी स्टेट। एट स्टडी स्टेट सर्किट बिहेवियर इज प्योरली रेजिस्टिव। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का केस हमें कहां मिलेगा, 0 से लेके 5 टाउ तक। और अगर इंडक्टर या कैपेसिटर है, इंडक्टर है तो उसका करंट 0 माइनस और 0 प्लस पे सेम होगा, और अगर कैपेसिटर है तो 0 माइनस और 0 प्लस पे कैपेसिटर का वोल्टेज सेम होगा। तो कैपेसिटर के केस में हम वोल्टेज निकाल लेंगे 0 माइनस पे, उसको इक्वल कर सकते हैं 0 प्लस, और इंडक्टर के केस में करंट निकाल लेंगे 0 माइनस, उसको इक्वल कर देंगे 0 प्लस। अगर हमें 0 प्लस पे वैल्यू पूछी जाती है इंडक्टर की करंट एंड कैपेसिटर के वोल्टेज, कोई दूसरी वैल्यू पूछी जाती है तो नेटवर्क से हमें सॉल्व करना होगा। आई होप कि दिस थिंग इज क्लियर। ओके नाउ तो चलिए इस सेशन को आज यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है। तो इसे अच्छे से सुनेंगे, मैंने जो वर्ड बोले हैं ये आपके दिमाग में फीडेड होने चाहिए, ये चीज जो मैंने बोली है ये क्लियर होना चाहिए। लाप्लास में सर्किट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये क्लियर होना चाहिए। ट्रांजिट को समझने के लिए बेस्ट एग्जांपल ये स्विच क्या है, फैन आप ले लीजिए, मैंने 3 बहुत सिंपल वे पे आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आप कमेंट जरूर करिए, आपको अगर हमें फ्यूचर पे लगेगा तो हम लाइव क्लासेस फिर से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।